दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल रूल्स 1962, अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992, अमेंडमेंट 2015, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट 2019 एंड एनएपीएस पोर्टल से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। थ्योरी हमने देख लिया है, अभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके साथ ही साथ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से जो लास्ट 2012 और 2018 जीआई की वैकेंसी थी, उनके जो पेपर हुए थे उनमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड इनके जो भी अमेंडमेंट है, इनका थ्योरी हमने डिटेल में देख लिया है। एमसीक्यूज़ के बारे में अभी हम इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, तो वीडियो पर आप लोग एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है जीआई की उसे फ़ायदा हो सके। ठीक है, आपका कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो एंड में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य इसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, औद्योगिक संबंधों को कंट्रोल करना, नियोक्ता के हितों की रक्षा करना, ये सब भी इसमें डिस्कशन में दिया गया है, बट इसमें प्राथमिक उद्देश्य से पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है कौशल विकास एंड प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 निम्नलिखित पर लागू होता है। किस किस पे लागू होता है? सभी प्रतिष्ठान, केवल विनिर्माण प्रतिष्ठान, एक निश्चित संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान, सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान। तो इसका राइट आंसर है सी, एक निश्चित सीमा में श्रमिकों को रोजगार देने वाला प्रतिष्ठान। थर्ड क्वेश्चन है, प्रशिक्षुता अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो निष्पादित किया जाता है कौन सी लैंग्वेज में? अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित किया जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी पार्टियों द्वारा सहमत कोई भी भाषा। तो इसका भी राइट आंसर है हिंदी या अंग्रेजी, सी। नेक्स्ट है, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आपने सभी जितने भी अमेंडमेंट और 1961 एक्ट में पढ़ा है। न्यूनतम आयु है 14 वर्ष, 14 वर्ष का जो भी है वो अप्रेंटिसशिप कर सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नियोक्ता के लिए महत्वपूर्ण दायित्व कौन से हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से प्रशिक्षु को आवास प्रदान करना, ये वो आवास प्रदान कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। प्रशिक्षु को वेतन देना नियोक्ता का काम है, बट ये महत्वपूर्ण दायित्व नहीं है। तो राइट आंसर है सी, जो प्रशिक्षु है उसको प्रशिक्षण देना है और संबंधित उसको निर्देशन प्रदान करना है। तो और डी दिया गया उपरोक्त सभी, तो इसमें से सी राइट आंसर है इसका। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण और संबंधित दिशा निर्देश, इसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारतीय अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत नियोक्ता का मुख्य दायित्व प्रशिक्षु को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, और प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक सभी निर्देशन, मार्गदर्शन और सहायता ये सब दिया जाता है उसके द्वारा। एक ऑप्शन इसमें आवास प्रदान करना है, तो आवास कुछ मामलों में वो प्रदान विषम परिस्थितियों में कर सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। एम्प्लॉयर वेतन देता है, निर्धारित वेतन, पर वेतन कुछ परसेंटेज में गवर्नमेंट भी साथ में देती है, इसलिए राइट आंसर इसका सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रशिक्षु जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके दायित्व क्या है। ए है कक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और अनुशासन बनाए रखना। सी, ए एंड बी दोनों, तो राइट है, ए और बी दोनों, अनुशासन भी बनाना है और जो कक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम है उनमें भाग लेना है, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है सेवंथ, प्रशिक्षुता परिषद एक है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय निकाय है। तो त्रिपक्षीय में तीन कौन कौन है? सरकार है, एम्प्लॉयर है और कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि है शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो अप्रेंटिसशिप काउंसिल है किसके लिए जिम्मेदार है? इसमें प्रशिक्षुता जो अप्रेंटिसशिप योजना तैयार करना है, सरकार को सलाह देना है अप्रेंटिसशिप के मामले में, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, तो सी राइट आंसर। नाइन्थ है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, तो इसमें भी देखिए सलाहकार जो समितियां उनके, अप्रेंटिसशिप निधि, तो ए और बी दोनों, राइट आंसर है ए और बी दोनों।
ये जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम एक्ट 1961 है निम्नलिखित के लिए दंड का प्रावधान करता है। किसके लिए दंड का प्रावधान है? एम्प्लॉयर द्वारा अधिनियम को उल्लंघन के लिए प्रशिक्षुओं अप्रेंटिसशिप जो करता है उनके द्वारा अधिनियम का उल्लंघन, ए और बी दोनों, न ए और न बी। तो इसका राइट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नियोक्ताओं द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पे ए है इसका राइट आंसर। एम्प्लॉयर जो अप्रेंटिसशिप करवाती हैं जो कंपनियां, अगर वो उल्लंघन करेगी तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट 11th है, अप्रेंटिसशिप के दुर्व्यवहार के मामले में नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? निम्न में से क्या कर सकता है? जुर्माना लगा सकता है? नहीं लगा सकता। बी, अनुबंध को समाप्त कर सकता है? हाँ, ये अनुबंध को समाप्त कर सकता है। वेतन को कम, वेतन फिक्स है स्टाइपेंड, उसको कम नहीं कर सकता। बी और सी दोनों, तो ये बी और सी दोनों नहीं होगा। बी राइट है बट सी वेतन को कम नहीं कर सकता, तो राइट आंसर होगा बी, अनुबंध को समाप्त कर सकता है अगर कोई भी अप्रेंटिसशिप दुर्व्यवहार करता है तो। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप परिषद, अप्रेंटिसशिप काउंसिल क्या कर सकती है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रशिक्षुता मतलब अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकती है? नहीं, काउंसिल होती है वो केंद्र स्थापित नहीं करती है, उनको मान्यता देती है। ठीक है। बी दिया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए परीक्षा का आयोजन करना, तो राइट आंसर है ये परीक्षा का आयोजन। ये समय समय पे जो भी उन्होंने सीखा है वो एक्चुअल में वो जानकारी है कि नहीं, तो परीक्षा का आयोजन करवा के टेस्ट होने के बाद सर्टिफिकेट जारी होता है। ये अप्रेंटिसशिप काउंसिल का काम है, तो बी राइट आंसर है। अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड लगा सकती है, तो ये देखिए अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड लगाने का अधिकार परिषद को नहीं होता है, इससे संबंधित विभाग को होता है, तो बी राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम 13 नंबर देखते हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट अधिनियम 1961 निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है, तो किस पे लागू नहीं होता है? ये घरेलू नौकरों को नियुक्त करने वाली निजी जो व्यक्ति होते हैं इस पे लागू नहीं होता है। बाकी शैक्षणिक संस्थान, सहकारी समितियाँ, सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान, ये ABC तीनों पे लागू होता है, डी पे नहीं होता है। नेक्स्ट है अधिनियम में प्रयुक्त वजीफा स्टाइपेंड का तात्पर्य क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रशिक्षु को दिया जाने वाला वेतन है, वेतन की प्रतिपूर्ति है प्रशिक्षु द्वारा किए गए, और प्रशिक्षु को दिया जाने वाला निश्चित भत्ता है, तो राइट आंसर सी है। प्रशिक्षु को जो स्टाइपेंड फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है वही निश्चित एक भत्ता है, बोनस इनको दिया ही नहीं जाता, तो डी भी नहीं होगा, सी राइट हो गया। 15 देखते हैं नेक्स्ट। प्रशिक्षुता निधि का मुख्य रूप से उपयोग किया जाना है। प्रशिक्षु को जो अप्रेंटिसशिप है उनको वजीफा प्रदान करना, नहीं। ठीक है। बी है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना, ये भी राइट है। यह फंड नियोक्ताओं द्वारा, ये फंड जो है निधि, ये जो अप्रेंटिसशिप निधि है ये जो एम्प्लॉयर है इनके द्वारा कलेक्ट किया हुआ ये योगदान होता है, तो इसका उद्देश्य ट्रेनिंग सामग्री, उपकरण और जो ट्रेनर होते हैं उनके वेतन आदि के लिए किया जाता है, तो बी राइट आंसर हो गया। सी में देखिए लिखा है प्रशिक्षुता प्रशिक्षण ट्रेनिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए नियोक्ताओं को ऋण प्रदान करना है, तो ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, बी राइट हो गया। नेक्स्ट 16 में अप्रेंटिसशिप निम्न का हकदार है, वेतन सहित छुट्टी, चिकित्सा लाभ, भविष्य निधि लाभ, उपयोग सभी, तो तीनों चीज़ें अप्रेंटिसशिप हकदार है, ABC राइट है, तो डी राइट आंसर हो गया। 17 है अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु क्या 14 वर्ष है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में ये आया हुआ भी है, इससे पहले के जो पेपर हुए हैं 2012 2018, तो किसी एक पेपर में ये आया है। नेक्स्ट है 18 अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए नियोक्ता एम्प्लॉयर को कौन से दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज जमा करना होता है? तो इसमें ए दिया स्थापना का पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन जो कंपनी का होता है वो जमा करना होता है, श्रम विभाग से जो अनुमति पत्र प्राप्त होता है वो भी जमा करना होता है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रशिक्षण योजना जो है, तो तीनों राइट आंसर है, तो तीनों उपरोक्त सभी दिया गया, डी राइट हो गया। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 और व्यापार के आधार पे भिन्न भिन्न, तो ये आपका राइट हो जाएगा डी, व्यापार के आधार पे भिन्न भिन्न, 1 ईयर भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट हो गया अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के अंत में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है अप्रेंटिसशिप को मिलता है, कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है ये पूछा गया है, तो इसमें राइट हो गया अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र मिलता है। व्यापार प्रमाण पत्र तो नहीं मिलेगा, कौशल प्रमाण पत्र भी वो स्किल बेस्ड डिफरेंट कोर्स होते हैं उसमें मिलता है, तो अप्रेंटिसशिप जो करता है उसको अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र मिलता है। नेक्स्ट है 21 अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के लिए आवास की व्यवस्था कौन करता है, तो वो प्रशिक्षु खुद ही करते हैं, एम्प्लॉयर के पास अगर है तो वो दे सकता है, बट
उसको खुद ही करना होता है, कोई बाउंडेशन एम्प्लॉयर या सरकार पे नहीं है, तो स्वयं करता है। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 22, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस के लिए चिकित्सा लाभ की व्यवस्था कौन करता है? तो इसमें देखिए नियोक्ता, सरकार, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिकित्सा के लिए दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, एम्प्लॉयर और सरकार, तो सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान भविष्य निधि छुट्टी वेतन की व्यवस्था कौन करता है? तो ये एम्प्लॉयर करता है, ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 24 है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु का वेतन कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूनतम मजदूरी का 70%, 80%, 90% और न्यूनतम मजदूरी के बराबर। तो फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें न्यूनतम मजदूरी का 70% होता है। नेक्स्ट है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस को कौन कौन से लाभ मिलते हैं? तो ये स्टाइपेंड भी मिलता है, छुट्टी का लाभ भी मिलता है और चिकित्सा लाभ भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। NAPS पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है या नहीं? तो हाँ, नहीं, कुछ मामलों में निर्भर करता है, तो नहीं देना होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन होता है NAPS पे एम्प्लॉयर द्वारा निःशुल्क होता है, कोई शुल्क नहीं है इसके लिए। NAPS पोर्टल पर कौन कौन पंजीकरण कर सकता है? तो इसमें तीनों ही कर सकते हैं। एम्प्लॉयर जो नियुक्ता कंपनियां होती है वो भी कर सकती है, प्रशिक्षु मतलब जिसको अप्रेंटिसशिप करना है वो भी कर सकता है, और कोई स्किल सेंटर है, प्रशिक्षण संस्थान है जो केवल डेडिकेटेड अप्रेंटिसशिप करवाने के लिए या ट्रेनिंग के लिए बने हैं, वो भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट और लास्ट है, NAPS पोर्टल पर नियुक्तों को क्या करना होता है? तो इनको योजना जो है अप्रेंटिसशिप अपलोड करना है, अप्रेंटिस नियुक्त करना है, और जो भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु होंगे उनका डाटा अपडेट करना है। तो राइट आंसर होगा उपयोग सभी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सैम्पल MCQs है जो हमने थ्योरी में अप्रेंटिसशिप और इसके अमेंडमेंट पढ़े। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ नोट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ नोट करें, और ध्यान रहे MCQ के साथ साथ थ्योरी आपको मैंडेटरी पढ़ना ही पढ़ना है। थ्योरी आएगा तो MCQ अगर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में भी आता है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से जो GI एग्ज़ाम हुए थे 2012 और 2018 का जो वैकेंसीज थी उनमें कौन कौन से MCQs आए थे। तो फर्स्ट देखिए, कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत किसी भी व्यस्क श्रमिक को किसी एक दिन कितने घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता और नहीं करने दिया जा सकता। ये GI ग्रुप इंस्ट्रक्टर 2012 की जो वैकेंसी है उसमें आया था। तो मैक्सिम ये आपने पहले भी पढ़ा है, 9 आवर्स इसका राइट आंसर होगा। 7, 8, 9 और 12 दिया है, तो विथ ब्रेक के साथ जो होता है 9 आवर होगा, तो 9 घंटे से ज़्यादा हम नहीं रोक सकते। क्वेश्चन 1 का हो गया राइट आंसर 9। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं, शक्ति की सहायता से कम कितने कितने कर्मकार मतलब जो वर्कर नियोजित होने पर परिसर को कारखाना अधिनियम 1948 के तहत परिभाषित किया जाता है। तो विथ पावर के साथ जो होता है 10 होता है, और विदाउट पावर होता है तो 20 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्मकार की परिभाषा, मतलब जो वर्कर होते हैं उसकी परिभाषा क्या है। ये 2012 GI में आया था, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 2012 में आया था। तो देखते हैं कर्मकार की परिभाषा। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है सीधी नियुक्ति, सीधी नियुक्ति के द्वारा जो आते हैं वो भी कर्मकार है, ये राइट है। सीधे या किसी अभिकरण ठेकेदार के अंतर्गत जो नियुक्ति होती है, जो ज्वाइनिंग होती है, वो भी कर्मकार मतलब वर्कर कहलाता है, राइट है। मुख्य नियोजित की जानकारी में नियुक्त, जो ऑनर होता है कंपनी उसकी जानकारी में नियुक्त किया गया कोई भी कर्मचारी, ये भी राइट है। मुख्य नियोजन की जानकारी के बिना अगर कोई नियुक्त किया गया है, कोई कंपनी में ज्वाइन किया है ऑनर की जानकारी के बिना, तो ऑनर को सभी की जानकारी तो नहीं होती, तो वो भी कर्मचारी है, राइट है। फिफ्थ देखिए, पारिश्रमिक के लिए नियुक्त और बिना पारिश्रमिक जो जो सैलरी लेते हैं और जो विदाउट सैलरी भी जो काम करते हैं, तो वो भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में 1, 3, 5 दिया है, 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, और डी में उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी इसमें वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। ये भी 2012 GI में आया था। नेक्स्ट देखिए आप, 2018 GI में ये आया है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत निम्न में कौन सी वैधानिक कल्याणकारी सुविधा नहीं है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपने डिटेल में पढ़ाई है। इसमें शिशु पालन गृह क्रेचेज के बारे में भी दिया गया था, कैंटीन की फैसिलिटी भी बताया गया आपको, आवागमन
और चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स भी बताया गया है। 3 प्रोविज़न थे उसमें, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इसमें नहीं गया बताया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, ये जीआई 2018 में आया है, अप्रेंटिसशिप एक्ट से रिलेटेड है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत एक प्रशिक्षण की निम्न आयु, जो अप्रेंटिसशिप होता है निम्न आयु कितनी होती है, तो अभी आपने पढ़ा था ऊपर, ये 14 वर्ष होगा राइट आंसर, ए राइट हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम 6, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किस वर्ष में लागू हुआ, ये भी आपने पढ़ा है, ये जीआई 2018 में आया था और ये 1948 में बना था और 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फैक्ट्री अधिनियम 1948 में प्रतिदिन 8 कार्यकारी घंटे तथा 48 घंटे प्रति सप्ताह में, ये जीआई 2018 में आया था। इसके चारों ऑप्शन देखिए आप, न्यूनतम कार्यकारी घंटे हैं 8 घंटे न्यूनतम है, नहीं ये 9 घंटे न्यूनतम है, तो ए नहीं होगा। इसमें विश्राम काल सम्मिलित है, विश्राम काल सम्मिलित के सहित 9 घंटे होते हैं, इसमें 8 घंटे और 48 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें विश्राम काल सम्मिलित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि विश्राम काल के साथ 9 घंटे होते हैं, तो 9 इंटू फिर आगे ये 48 प्लस 7 या 6 और हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 1 to 7 तक ये 2012 और 2018 जीआई की जो वैकेंसी हुई आई थी लास्ट, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से रिलेटेड है, और इनके 7 सभी के आंसर मैंने वैसे बता दिए हैं और नीचे ये आंसर दिए गए हैं। 7 का देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, 7 का आंसर राइट आंसर है, इसमें विश्राम काल सम्मिलित नहीं है, सी हो गया, जो कि यहाँ सभी के आंसर दिए गए हैं। 7 का आपने सी देख लिया, 6 का देखिए बी है। 6 क्वेश्चन देखते हैं पहले। 6 का देखिए किस वर्ष में लागू हुआ था, तो बी राइट आंसर है, 1 अप्रैल 1949। 5 का देखिए, 5 का ए दिया है, ये 14 वर्ष अप्रेंटिसशिप एक्ट की मिनिमम आयु आपने पढ़ाई था, 5 हो गया। अभी आप 4 देख लीजिए, 4 का सी है, तो 4 का राइट आंसर आपने आवागमन मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में 1948 एक्ट में नहीं बताया गया है, बाकी क्रेचेज कैंटीन और फर्स्ट एड का उसमें बताया गया है, सी राइट हो गया। और इसमें वर्कर की परिभाषा आपको बताया गया था, 6 स्टेटमेंट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, सीधी नियुक्ति, सीधे या किसी ठेकेदार द्वारा, और जो ऑनर है उसकी जानकारी में, उसकी जानकारी के बिना, सैलरी के साथ या बिना सैलरी, तो ये सभी वर्कर ही कहलाते हैं, तो डी राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। और बी का हमने क्वेश्चन 2 का बताया था, बी विथ एड ऑफ पावर है, पावर के साथ जो भी कोई कंपनी रन करता है तो उसमें 10 वर्कर होंगे, बी दिया देखिए 2 का, 10 वर्कर होते हैं, तो वो फैक्ट्री की परिभाषा के तहत आते हैं। अगर शक्ति की बिना सहायता लिखा होगा तो इसका राइट आंसर होगा 20 डी, बट इसमें शक्ति की सहायता से लिखा है तो 10 होगा। और क्वेश्चन 1, वयस्क व्यक्ति एक दिन में मिनिमम जो मैक्स आवर्स घंटे जिनसे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, तो ये टोटल 9 घंटे होते हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी ये सभी पढ़ा फैक्ट्रीज एक्ट और अप्रेंटिसशिप, इससे आपके लगभग 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में 150 में से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लाइक करके जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, बर्न्स एंड कट्स, ये सब के बारे में जानकारी। इससे भी लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जो भी लास्ट 2012 या 18 में वैकेंसी 3 के पेपर्स में भी इनसे 4-5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। और ये टॉपिक के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। सेफ्टी प्रिकॉशन, इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है, ये सभी ट्रेड्स में इनिशियल की फर्स्ट सेकंड चैप्टर में दिया गया है। फर्स्ट एड के बारे में भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में भी, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बर्न जल जाता है या कट हो जाता है, तो आपको क्या सेफ सावधानियाँ लेनी है, क्या उपचार करते हैं, तो आईटीआई की सभी ट्रेडों में ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में दिया गया है। इसके अलावा जो डिप्लोमा और बीटेक किए हैं उनको भी जो फर्स्ट सेमेस्टर या ब्रीफ में इनिशियल में इनके बारे में सेफ्टी प्रिकॉशन, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और ये सभी सावधानियाँ बताई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। कुछ बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ आपको लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो शेयर कर दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ एक बार वीडियो कंप्लीट देखें
और जो भी बुक्स है उसको प्रीफर करते हुए सेल्फ नोट्स बनाएं। और इस वीडियो में पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको टॉपिक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।